हेलो। सभी को हमारा नमस्कार। वेरी वेरी गुड इवनिंग। अनमोल जी, दीपक कुमार जी, नमस्कार। देखिए, कल आपका फुल टेस्ट है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जो आपको मैंने कई बार कहा है कि अगर किसी जो क्वेश्चंस में डाउट है, या तो अगर आपको डाउट वाले क्वेश्चन में को एक पेपर पर लिखिए कायदे से। पेपर पर लिखने के बाद उस पर लिखिए डाउट क्वेश्चंस, टेस्ट का नंबर डालिए। इस टेस्ट के हैं, सभी को सादर नमस्कार। और उनके बाद उनको भेजिए। आप लोग केवल और केवल स्क्रीनशॉट लेते हैं, बीच में डाल देते हैं। मतलब आप अपने जैसे एक होता है ना, पढ़ने का एक जज्बा होता है, वो नहीं, फॉर्मेलिटी के तौर पे डाले, फेंक दिए क्वेश्चन के अंदर, ग्रुप के अंदर। अब वो आंसर अपने हिसाब से। तो एक होता है प्रॉपर, जैसे मान लीजिए हमने पूरे टेस्ट के क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन हमारे आए, 10 क्वेश्चन पूछने हैं, तो उनको एक पन्ने पर लिखिए कायदे से, उनके ऑप्शंस लिखिए, और जो ऑप्शन आपने दिया था वो ऑप्शन कौन सा था और ऑप्शन सही कौन सा शो कर रहा है, दोनों बातें जब आप लिखेंगे तो फिर आपको जवाब कायदे से हम देंगे। लेकिन बे मतलब एक प्रॉपर पैटर्न से आप पूछेंगे तो आपको जवाब मिलेगा। तो इसलिए आपसे सभी से ये कहना है कि आपको जिन क्वेश्चंस पर डाउट हुआ करें, उन क्वेश्चंस को आप बड़ा, जैसे एक स्टूडेंट को पढ़ने के प्रति पूछना चाहिए, वैसे जब आप पूछेंगे तो हम जवाब आपको जरूर देंगे। लेकिन आप फॉर्मेलिटी के तौर पर 25 क्वेश्चन का स्लॉट खींचोगे फटाफट फटाफट, और जिसका कोई मतलब जो पता है कि सही है फिर भी जबरदस्ती सही करवाने की उसमें रहोगे, तो फिर भाई जवाब नहीं आ पाएगा। ठीक है अनमोल जी, जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट है उन्हें पूछिए आप। जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट है बेड आराम से पूछिए, और कल आप दिन में मुझे मैसेज करिएगा, और मैसेज करने के बाद हम आपको जवाब देंगे। लेकिन आप बहुत प्रॉपर वे से लिख करके मुझे भेजेंगे, ठीक। और एक बार में आप मैक्सिमम 10 क्वेश्चन भेजेंगे तो जवाब मिलेगा। और आप लगातार अपना, जैसे क्वेश्चन पूछना, टेस्ट किसी और का चल रहा है, क्वेश्चन किसी और किताब के डाल रहे हो, फिर उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। मतलब डिस्कशन एक अच्छा होना चाहिए, हेल्दी डिस्कशन। टाइम पास डिस्कशन इस समय यूजलेस होता है। बहुत सारे लोग टाइम पास डिस्कशन भी मैंने नोटिस किया करते हैं ग्रुप के अंदर, तो वो टाइम पास आप न करें। क्योंकि जिन लोगों ने टाइम पास किया है, भगवान ने उनको, ये समझ लीजिए, उस लाइन पर लाने की कोशिश ही नहीं की है। इसलिए टाइम को पास करने की कोशिश आप बिल्कुल नहीं करिए। ये मैं आपको सलाह अपनी पर्सनल तौर से दूंगा, ठीक है। हाँ, ये ध्यान दीजिए। चलिए, आज एक रिवीजन। तो जिन जिन लोगों को डाउट है, जरा अपना बोले कि किन किन को डाउट है। डाउट किन किन को है बताइए। जिन जिन को डाउट हुआ है, क्वेश्चन जो फनल नंबर 6 में टेस्ट था, इसमें देखिए ल्यूमो वाले में नन ऑप्शन था, ल्यूमो वाले में नन ऑप्शन था, वो मैंने सही कर दिया है, ठीक है, उसको सही कर लीजिएगा। और इसमें से कुछ एक आध भाई ऐसे जबरदस्ती क्वेश्चन पर रिपोर्ट लगा देते हैं कि ये क्वेश्चन सर गलत है, बहुत सारी रिपोर्ट्स गलत लगा देते हैं। तो जो क्वेश्चन सही है उस पर भी रिपोर्ट अगर आप लगाएंगे तो कोई मतलब नहीं बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो जिन लोगों के जो क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हों तो आप हमसे पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन में डाउट है, बिल्कुल भेजिएगा हमें व्हाट्सएप पर, हमें व्हाट्सएप पर भेजिएगा, ठीक। दीपक कुमार जी, एक क्वेश्चन में डाउट है। नीरज जी, आपको भी डाउट है, आप मुझे पर्सनली भेजिए नीरज जी, मैं आपको जवाब दूंगा। नीरज जी, आप मुझे पर्सनली भेजिए, मैं आपको जवाब दूंगा, ठीक है। चलिए,
हमारा नंबर सभी लोग नोट कर लें, नंबर सभी लोग नोट कर लें, 94 73 70 27 11, 94 73 70 27 11 नोट कर लीजिए। ठीक, इस पर भेजिएगा और अपना नाम लिखिएगा। ऐसे क्या होता है कि आप क्वेश्चन भेज देते हैं, मैं समझता हूं पता नहीं बाहर वाले नहीं भेज, अपना नाम और नीचे लिख दीजिएगा बैच उद्देश्य या बैच महासंग्राम या बैच, तो मुझे पता रहेगा ना मेरा स्टूडेंट मुझसे पूछ रहा है, तो हमें भी जवाब देने में मजा आएगा। ठीक, चलिए ये बात तो हमारी हो गई। अब आज हम लोग शुरुआत करेंगे एक रिवीजन क्लास की, और जो जरूरत है आपको रिवीजन की वो आपसे बात करेंगे, क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे बात करेंगे। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस बेस रिवीजन मिलेगा, तो इसको आप जो है बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, पहले हम लोग आपसे कुछ क्वेश्चन जो हैं वो देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर भी काउंट किया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पर हम चलते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। बताइएगा, ठीक है ना, बताइएगा कि ये चीज क्या रिप्रेजेंटेशन में क्वेश्चन के फॉर्म में लेकर के चल रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन के फॉर्म में लेकर के चल रहा हूं। इस एक इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, जिस इक्वेशन का नाम है डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू 2h अपॉन में mc हो गया। ठीक है, और पूरे को एक ब्रैकेट में ले रहा हूं, और इसके बाद ले रहा हूं साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये बताइए कि ये इक्वेशन जो है वो किस चीज का रिप्रेजेंटेशन मानी जाती है। इस इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन इसे किस इक्वेशन के नाम से जाना जाता है? इज कॉल्ड, इसमें ऑप्शन देता हूं आपको, नंबर 1 ए ऑप्शन दे रहा हूं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन का फॉर्म है। या फिर बी ऑप्शन दे रहा हूं आपको, बी ऑप्शन दे रहा हूं यहां पर आपको, डी ब्रोगलीज मॉडिफाइड फॉर्म है, डी ब्रोगलीज मॉडिफाइड फॉर्म है। या फिर आपको जवाब मिलेगा, क्या ये कॉम्पटन इफेक्ट की इक्वेशन है, कॉम्पटन इफेक्ट की इक्वेशन है। और या फिर लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन, क्या ये श्रोडिंगर की इक्वेशन मानी जाती, श्रोडिंगर का फॉर्म है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। जी, इनमें से ऑप्शन कौन सा सही है बताएंगे आप लोग? जी बोलिए। हर टॉपिक से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन हम आपको देंगे। नो आइडिया, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आपको बताने की कोशिश करता हूं कि जब एक्स रेज एक पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली जो होती है, जिन्हें मोनोक्रोमेटिक लाइट बोला जाता है, और उनको हम स्कैटर करते हैं, एक्स रेज की जो वेवलेंथ होती है उनको स्कैटर करते हैं, तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इंसिडेंट रेडिएशन से घट जाती है। अगर वेवलेंथ जो भी एक्स रेज जो है जिनकी वेवलेंथ कम हो जाए एज कंपेयर टू इंसिडेंट एक्सरेज, उनको कॉम्पटन इफेक्ट बोलते हैं। और ये इक्वेशन जो आती है, लैम्डा इज इक्वल टू 2h अपॉन mc साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो उस कंडीशन में इस इक्वेशन को हम लोग कॉम्पटन इक्वेशन के नाम से जानते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और संभावित है कि आपने
इस इक्वेशन को अब याद आया होगा कि जब एक्सरेज डाली जाती हैं, उनकी इंसिडेंट जो स्कैटर्ड एक्सरेज होती हैं, निकलती हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो इंसिडेंट एक्सरे से कम हो जाती, उसी को कॉम्पटन इफेक्ट बोला जाता है। क्वेश्चन अच्छा था, इंपॉर्टेंट था, और आपने शायद, हमें लग रहा है आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे हो और केवल ये ढूंढते हो किस तरीके से हमारा काम चल जाएगा, बाकी आप रिवीजन पर ध्यान नहीं दे रहे हो। चलिए, इसी तरीके से हम 2-3 क्वेश्चन आपसे और पूछेंगे अभी, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड क्या कहलाता है, बताइए क्या कहलाता है, बताएंगे आप? स्टार्क इफेक्ट कहलाता है। स्टार्क इफेक्ट, क्वेश्चन अच्छे ला रहा हूं एकदम। या फिर जीमान इफेक्ट कहलाता है? जीमान इफेक्ट कहलाता है, क्या कहलाता है? मुझे ऑप्शन मत लिखने दीजिए, जवाब आप दिया करिए, तब ज्यादा बेटर हो जाएगा और आपकी तैयारी भी भरपूर होगी। जीमान इफेक्ट कहलाता है। और यही यदि स्पेक्ट्रल लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड में टूट जाती तो बताइए वो क्या कहलाता, बोले आप, क्या कहलाता? स्टार्क इफेक्ट। शाबाश, वेरी गुड। क्वेश्चन जरूर बताना कि अनुसार जितने भी दे रहे हैं इस समय, चाहे वो टेस्ट में देते हो चाहे वैसे कराते हो, क्या लेवल है क्वेश्चन का, ईमानदारी से बताना। अगर मान लीजिए सपोज कर लेते हैं, हम एक कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं और वो कॉन्फ़िगरेशन आप सपोज कुछ भी कर लीजिएगा, ठीक है, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए, इस पर हमारा फोकस रहेगा। ठीक है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ symbolic representation for ground state कॉन्फ़िगरेशन किसका मैं पूछने जा रहा हूं, वो मैं कार्बन का पूछने जा रहा हूं। कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 होता है। ठीक है, इसका एक ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, जबरदस्त क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर बताएंगे। एक ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं 3p2 दे रहा हूं, दूसरा ऑप्शन 3p1 दे रहा हूं, तीसरा ऑप्शन 3p0 दे रहा हूं। बताइएगा इसमें से कौन सा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कार्बन का माना जाएगा और ग्राउंड स्टेट में माना जाएगा। लोअर एनर्जी लेवल की बात हो रही है यहां पर, ग्राउंड स्टेट का मतलब ही लोअर एनर्जी हो जाता है। लोअर एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन बताइए जल्दी से। जी वेरी गुड, शाबाश, 3p0 होगा। ये मैंने एलएस कपलिंग से क्वेश्चन दिया है आपको। हाँ कर लिया भैया, दीदी सुना दो। 3p0 होगा, ये एलएस कपलिंग का क्वेश्चन है और मैंने पढ़ाई थी एलएस कपलिंग। ईमानदारी से बताना, एलएस कपलिंग मैंने पढ़ाई आपको, नहीं पढ़ाई? बोले एलएस कपलिंग मैंने आपको पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई? सही से बताइएगा, झूठ नहीं बोलिएगा बिल्कुल भी। रिवीजन कराया था मैंने। चलिए, अगर डी में 10 इलेक्ट्रॉन है तो यहां पर सिंबॉलिक स्पेक्ट्रोकेमिकल स्पेक्ट्रोस्कोपिक कर दो, स्पेक्ट्रोस्कोपिक रिप्रेजेंटेशन, स्पेक्ट्रोस्कोपिक रिप्रेजेंटेशन फॉर ग्राउंड स्टेट ऑफ D10। बताइए ग्राउंड स्टेट फॉर D10 कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा?
जी बोले। D10 अगर है तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? ए ऑप्शन आपको दे रहा हूं, 2D5/2 होगा। बी ऑप्शन दे रहा हूं, 2S0 होगा। सी ऑप्शन दे रहा हूं, 1S0 होगा। और डी ऑप्शन आपको दे रहा हूं, 5D4 होगा। बताइए, जल्दी से बताइए फटाफट। मैं दो दो चार चार क्वेश्चन ही कराऊंगा और आपको बेहतरीन बिल्कुल मजा आ जाएगा एकदम। बताइए फटाफट। जी बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है, बिल्कुल मस्त आपने जवाब दिया, परफेक्ट आंसर है आपका। फाइन, वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर। सी ऑप्शन होगा प्रीति। क्वेश्चन समझ में आया आपको? सी, मैंने बिल्कुल ऊपर वाले मेथड से, एलएस कपलिंग से भी यही क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। क्वेश्चन एकदम आपको अलग ढंग के मिलेंगे और बहुत ही बेहतरीन मिलेंगे आपको। एक भी समझौता नहीं करूंगा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है? समझ में आ रही? चलिए, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ, याद होना चाहिए ये, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कॉम्पटन वेवलेंथ। देखो भैया, जितने चीजें हैं उन्हें रिवाइज कर लो। अब जितने रीजन हैं उनको रिवाइज कर दो। दीपक कुमार जी, मैं सॉल्व जरूर कर दूंगा, लेकिन मुझे प्रॉब्लम नहीं, टर्म सिंबल मैं सॉल्व जरूर कर दूंगा, लेकिन लग रहा है आपने मेरी लाइव नहीं पढ़ी। लाइव इसीलिए दिक्कत है क्योंकि देखो मैं तो सॉल्व कर दूंगा, कारण ये है कि भैया मुझे पढ़ाना है तो मैं सॉल्व करूंगा, और अभी आपको करके भी दिखाता हूं सॉल्व। क्योंकि मेरे सॉल्व करने से आपका समाधान नहीं होगा, क्योंकि आप पूरी वीडियो नहीं देखे एलएस कपलिंग की, और उसमें ये सब रिप्रेजेंटेशन मैंने D10 वाला बताया था और इंपॉर्टेंट बताया था, मुझे ऐसा याद है। देखो, जब भी फील्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब भी डी ऑर्बिटल फुलफिल्ड हो या हाफ फिल्ड हो, कोई भी ऑर्बिटल फुलफिल्ड हो, ये मैंने ट्रिक भी बताई होगी, आप देखिएगा ध्यान से। देखो ऐसा है, जब तक पूरी क्लास ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आप मजा नहीं आओगे, ठीक है? ठीक, वो मतलब हमसे पूछने का मतलब अनु सर को सोचोगे, अनु सर को ही नहीं आ रहा होगा, अनु सर को फंसाएं, तो फिर अनु सर फंसने वाले अब नहीं है। कारण है कि अनु सर ने खूब जोर लगा दिया है। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 0 हो जाएंगे। एक बात जान लीजिए, एस की वैल्यू n/2 मतलब 0/2 मतलब 0 हो गई, सब कहानी खत्म हो गई। मल्टीप्लिसिटी अगर आप निकालोगे, मल्टीप्लिसिटी अगर निकालोगे तो मल्टीप्लिसिटी 2s+1 होती है, यानी कि 2 × 0 + 1 यानी कि 1 हो जाएगी, कहानी खत्म हो गई यहाँ पर। और j की वैल्यू जो है 0 से स्टार्ट हो गई। भाई j की वैल्यू आपको पता ही होनी चाहिए, मैंने आपको तरीका भी बताया था, l + s। तो l क्या है यहाँ पर? l तो ये हो गया है ना, और s तक जाओगे तो ओवरऑल सब 0 रहेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर आपको अगर ये कंफ्यूजन रहता है, यहाँ पर j क्या आएगा, तो j भी 0 आता है, तो इसका मतलब वो j 0 का मतलब पता ही लग गया हमें कि अब यहाँ कौन सी ऑर्बिटल होगी, s हो जाएगी, तो s हो गया, नीचे 0 लिख देंगे, ऊपर मल्टीप्लिसिटी 1 आ जाती है। दैट्स ऑल, j = s के बराबर हो जाएगा, सिंपल सी बात हुई। भाई s से ही तो निकालेंगे j, बिल्कुल सही मनु, j s के ही बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन वही है, तो आप ऑटोमेटिकली s ऑर्बिटल के बराबर हो गई। दैट्स ऑल, फाइनल हो गया। ठीक, चलिए कर लोगे, आप आराम से कर लोगे, मुझे पता है, उम्मीद है कि ये सब क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, और आप इस उम्मीद को कायम रखिएगा, ठीक है? चलिए, अच्छा क्वेश्चन था। कॉम्पटन जो वेवलेंथ है वो क्या होनी चाहिए, अच्छा क्वेश्चन था। और कॉम्पटन वेवलेंथ में आपको जरूर इसकी वैल्यू, कॉम्पटन वेवलेंथ की याद रहनी चाहिए। अगर आपको कॉम्पटन वेवलेंथ की वैल्यू नहीं याद होगी तो फिर आंसर, किसी को कोई वैल्यू कॉम्पटन वेवलेंथ की वैल्यू याद है? वैल्यू याद है, बताइए।
सर को इस समय क्वेश्चन पूछने से बेटर है कि आप खुद एक बार पढ़िए। कॉम्पिटेंस की वैल्यू याद है, नहीं याद है, चलो खैर कोई बात नहीं, बताता हूँ। 0.0242 भी हो सकती है। बी ऑप्शन रटना पड़ेगा, 0.0242 इंटू 10⁻⁻8 एंगस्ट्रॉम हो सकती है। सी 0. अब ये तो कंफर्म हो गया कि 0.042 ही वैल्यू है, एंगस्ट्रॉम हो सकती है। या फिर डी ऑप्शन है 0.0242 सेंटीमीटर हो सकती है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि भैया यहां ध्यान दो कि अब ये आंसर आसपास दे दिया, मतलब इतना पास में दे दिया कि इंसान दीवाना हो जाएगा। तो जरा आंसर बता दीजिए फटाफट, जल्दी बताइए। नहीं पता है, याद कर लीजिए, सी ऑप्शन है। न्यूमेरिकल वैल्यू जो कॉम्पटन इफेक्ट की है वो आपकी 0.0242 एंगस्ट्रॉम मानी जाती है। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। कुछ वैल्यूज कॉमन जरूर याद कर लो, वहां समय खराब नहीं होना चाहिए, समय खराब नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन और, ज्यादा नहीं, एक क्वेश्चन और, कि वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की nth बोहर ऑर्बिट में, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन in nth बोहर ऑर्बिट, in nth बोहर्स ऑर्बिट, इसमें क्या होगी पता है आपको? ए ऑप्शन आपको अगर मैं दूं, लैम्डा इज इक्वल टू n इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम में आएगा आंसर। या फिर मैं बी ऑप्शन दूं आपको, लैम्डा इज इक्वल टू n इंटू 2 इंटू 3.146 इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम आपको ऑप्शन दूं। या फिर सी ऑप्शन दूं आपको, लैम्डा इज इक्वल टू n इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम दे दूं। जी बताइए इसमें से आंसर क्या होगा? 6 वाले का जवाब दीजिए इसमें आंसर, या नन ऑप्शन लगा दे तो नन बोल सकते हो आप। चलिए अगर नहीं हो तो नन बोलिएगा, बोलिए इसमें जवाब क्या आएगा? फार्मूला पता है? ये फार्मूला बता देता हूं, लैम्डा इज इक्वल टू 2πr होता है। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू 2πr, आर रेडियस हो गया, फर्स्ट बोहर ऑर्बिट का रेडियस भाई 3.14 पाई के बराबर कर लीजिएगा, तो वैल्यू पुट कर लीजिए। तो n यहाँ पर सेकेंड ऑर्बिट रख लीजिए, तो यहाँ पर n इंटू 2 इंटू 3.146 हो गया, और इंटू 0.529, बिल्कुल सही जवाब है आपका। यानी कि जवाब अगर मैं आपसे कहता हूं कि क्या होगा, सी ऑप्शन आएगा। ठीक, शाबाश, 6 का आपका सी ऑप्शन आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी जरूर पढ़ डालिए एग्जामिनेशन के लिए, ये बहुत ही जरूरी हैं और बहुत ज़्यादा जरूरी है, जरूरी नहीं, बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, इनको आपको छोड़ना नहीं है। ये बताओ सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होगी वो किसकी होगी? रेडियो वेव की होगी या फिर कॉस्मिक रेज की होगी? मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी होगी? मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी होगी बताएंगे जनाब, बताएंगे? रेडियो वेव की होगी कि कॉस्मिक की होगी, इतना बताइए बस, बाकी पता है मुझे और आपको दोनों को पता है ये बात। जी बोलें। रेडियो वेव, वेरी गुड, शाबाश धर्मेंद्र जी, रेडियो वेव की होंगी। बाकी सभी साथियों जरूर जवाब दिया करो। और इसकी एनर्जी कैसी होगी? रेडियो वेव की एनर्जी कैसी होगी बताइएगा, रेडियो वेव की एनर्जी कैसी होगी? लो हो जाएगी, शाबाश, वेरी गुड। आठवां क्वेश्चन एक बहुत सुंदर है, OF2 मॉलिक्यूल कंटेन, OF2 मॉलिक्यूल
कंटेन्स लोन पेयर्स। टोटल लोन पेयर्स बताइए कितने हैं। टोटल लोन पेयर्स कितने हैं इसके अंदर जी। OF2 मॉलिक्यूल कंटेन्स टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स। अगर आपसे कहा जाए 6, कहा जाए 2 लोन पेयर, कहा जाए 3 लोन पेयर और कहा जाए 8 लोन पेयर, बताइएगा। जल्दी बोलिए। देखिए अगर हम इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेते हैं, स्ट्रक्चर को अगर हम इसके ड्रॉ कर लें तो OF2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आपका ये होगा, ठीक है। OF2 का ये स्ट्रक्चर होगा तो 1 2 ये हो गए, 3 4 5 6, इसके 1 2 3, 1 2 3, तो टोटल आंसर क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स आएंगे इसमें 8। ठीक है, चलिए शाबाश, वेरी गुड। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन आज हट गए लाइन से, क्वेश्चन आज लाइन से हट गए होंगे, हट गए होंगे, 100% हट गए होंगे। ठीक है, आज लगा होगा कि यार एकदम से लाइन लेंथ हटा दी सर ने। ठीक, मेहनत पूरी करी थी लेकिन अब तो घोड़ा हो गए बिल्कुल है। चलो खैर, घबराना बिल्कुल नहीं है। मैं आपको याद दिला रहा हूं कि और इतनी मेहनत करिए, और मेहनत करिए, और मेहनत करिए, और मेहनत में कमी मत करो। ठीक है, लीस्ट स्टेबल कौन सा है इसमें से ही बताना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, विच वन इज लीस्ट स्टेबल। कमी नहीं करना है, लीस्ट स्टेबल बताइए। लीस्ट स्टेबल कौन सा होगा? मैं अगर आपसे कहूं, एक ऑप्शन आपको दे देता हूं, एलआई, बड़ा अजीब से क्वेश्चन लाया हूं आज छांट करके। बी ऑप्शन दे देता हूं, बेरिलियम, ठीक है, नेगेटिव लगा लो इस पर एक। और सी ऑप्शन दे देता हूं, बोरॉन, इस पर भी नेगेटिव डाल दो। और डी ऑप्शन देता हूं, कार्बन, इस पर भी नेगेटिव डाल दो। चलो बताओ इसमें कौन सा सबसे कम स्टेबल होगा? सबसे कम स्टेबल इसमें कौन सा होगा? बी ऑप्शन दिया आपने, बेरिलियम सबसे कम स्टेबल होगा, ये आपने बताया है कि अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखें तो पी में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। बिल्कुल सही है जवाब आपने दिया है। पी में अगर भाई बेरिलियम में जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेरिलियम का लिखोगे तो 4 होता है, एक नेगेटिव लग गया तो +1 हो गया, मतलब 5 हो गया। और जब बोरॉन वाली कंडीशन में आ जाओगे तो कंडीशन, बेरिलियम हालांकि 5 नहीं होता है, 4 + 1 5 लिखा है मैंने, तो ये कंडीशन बनाएगी 1s2 2s2 2p1, जो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की स्थिति में आ जाएगा और आसान काम हो जाएगा इसकी स्टेबिलिटी को जो है वो डिस्टर्ब करने के लिए। समझ गए? क्लियर हो गई बात शिशुपेंद्र जी? बाकी सभी लोग बताएं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। क्वेश्चन 10th में आपको बहुत ही बेहतरीन बता रहा हूं, बताएं। विच कैन एक्ट एज बोथ, बेटा पानी उठा दो, बोथ ब्रॉन्स्टेड एसिड, ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस। इसमें से कौन ब्रॉन्स्टेड एसिड और बेस है जो दोनों की तरह काम करेगा? पहला ऑप्शन CO3 माइनस माइनस, दूसरा ऑप्शन ये, दूसरा ऑप्शन HCO3 माइनस, तीसरा ऑप्शन
PO4 ट्राई नेगेटिव, चौथा ऑप्शन SO4 डाई नेगेटिव। जी बताइए कौन इसमें दोनों की तरह काम करेगा? क्यों करेगा? ये बता पाओगे क्यों करेगा? ये बता पाओगे क्यों करेगा? नहीं, चलो खैर बताइएगा। ये H ले भी सकता है और H दे भी सकता है। जबरदस्त, ये H ले भी सकता है और H दे भी सकता है, इतनी बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब मेटल आयंस एक्ट एज नंबर 1 लुईस एसिड, नंबर 2 लुईस बेस। किसकी तरह काम करते हैं? लुईस बेस किसकी तरह वर्क करेंगे बताइएगा? लुईस एसिड की तरह काम करेंगे। बिल्कुल सही है, यहां पर ऑप्शन ये था, यहां पर ऑप्शन आपका ये होगा। ये सब प्रिडिक्टेड क्वेश्चंस मैं लगातार आपको बता रहा हूं जो जबरदस्त हैं और इनकी इंपॉर्टेंस भी बहुत है, बहुत ज्यादा है। ठीक है। अगर मैंने एक रिएक्शन यहां पर Fe डाई पॉजिटिव रिवर्सिबल, यहां पर मैंने लिखा Fe ट्राई पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें से कौन किस थ्योरी के अकॉर्डिंग, थ्योरी बतानी है। ठीक है, थ्योरी बतानी है कि इसमें जो आयरन सेकंड है वो बेस की तरह काम कर रहा है। ये बेस है, ये बेस है और ये एसिड है। ठीक है, इसमें जो कंसेप्ट काम कर रहा है वो सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस कंसेप्ट काम कर रहा है। इसके अंदर लक्स फ्लड कंसेप्ट काम कर रहा है, पढ़ाया है मैंने। इसके अंदर उसानोविच काम कर रहा है। कौन सा काम कर रहा है बताइए? इन तीन में से एक इसके अंदर काम कर रहा है। जी बताएं कौन सा कंसेप्ट इसके अंदर काम कर रहा है? नवीन पाठक जी बताएंगे कौन सा कंसेप्ट काम कर रहा है, यानी शाब प्रिंसिपल इस पर काम कर रहा है। ये आपने हमें बताया, बहुत सुंदर। शाब प्रिंसिपल काम कर रहा है। ठीक है, नवीन जी, प्रीति, मनु बताइए। मनु बोलिए जी। चलिए आपको मैं बताने की कोशिश करता हूं कि इस पर काम कर रहा है उसानोविच कंसेप्ट काम करता है। इस पर उसानोविच कंसेप्ट काम करता है और ये उसानोविच कंसेप्ट क्या बताता है आपको बताने की कोशिश करूंगा। एसिड, देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एसिड वो होता है, एसिड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन मतलब जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है, और बेस वो होता है जो इलेक्ट्रॉन आपका लूज कर देता है, लूज कर देता है। ठीक, तो जब आयरन डाई पॉजिटिव से आयरन ट्राई पॉजिटिव में कन्वर्जन दिखाया जाए तो उस समय आपको मैं बता रहा हूं यहां पर बेस वो होगा जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और एसिड वो होगा जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ये कंसेप्ट उसानोविच का है और ये मैंने पढ़ाया था जब थ्योरी पढ़ाई थी, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। जो जब इलेक्ट्रॉन आयनिक रिएक्शंस में दे रखी हो तो इलेक्ट्रॉन लॉस गेन देखिए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एसिड है और इलेक्ट्रॉन डोनर बेस कहलाते हैं।
अगर मेटल आयन की कंडीशन दे रखी है तो वही एक कंसेप्ट है। याद आया? कुछ याद नहीं आया तो याद करिएगा, भूलिएगा नहीं। इसी तरीके से सभी, मैं क्यों बोल रहा हूं कि सब कंसेप्ट पढ़ लेना, नहीं तो पछताने के अलावा कुछ हत्ते चढ़ना नहीं है। ध्यान दीजिएगा। ये बताइए 10⁻⁻8 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, एक्चुअल में क्या, आप लोग जो हल्की चीजें वो पढ़ लेते हो, बाकी छोड़ देते हो और उसके बाद कहते हो सर समझ में नहीं आया, क्योंकि मेन टॉपिक आप पढ़ते ही नहीं हो। इसकी पीएच वैल्यू बताइए। ए ऑप्शन लेस देन 7, बी ऑप्शन नियरली इक्वल टू 7, सी ऑप्शन मोर देन 7, डी ऑप्शन न्यूट्रल। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है भाई साहब। आग उगल रहे हैं क्वेश्चन आग उगल रहे हैं। अगर ना उगल रहे हैं तो बता दो मुझे। इसके बाद एक फार्मूला है, ये किसके लिए है बताना, ये किसके लिए है? ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट पी के ए प्लस पी के बी इज इक्वल टू पी के डब्ल्यू represents number A, dissociation of weak acid and strong base. B option dissociation of strong acid and strong base. C option dissociation of weak acid एंड वीक बेस। बताइए, तीन में से एक ऑप्शन सही है। एक्चुअल में ये जो जब भी के ए और के बी दोनों आ जाते हैं तो हमेशा वीक एसिड और वीक बेस ही कॉन्जुगेट बेस। बिल्कुल सही है, वीक एसिड वीक बेस कंसेप्ट लगता है, बिल्कुल सही है। जब दोनों आ जाएं, पी के ए पी के बी दोनों आ जाएं तो वीक एसिड और वीक बेस का ही कंसेप्ट लगता है। समझ गए? याद रख लोगे? ठीक, यानी कि ऑप्शन यहां पर आपका सी आ जाता है। जी, वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर। इस इक्वेशन का नाम बता देंगे आप? बस केवल नाम पूछूं? पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन। इस इक्वेशन का नाम बता दीजिए, बस दैट्स ऑल। इस इक्वेशन का नाम बता दीजिए। ये इक्वेशन कहलाती है हेंडरसन हैसलवॉक इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, शाबाश। हेंडरसन हैसल वॉल्च इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन को हेंडरसन हैसलवॉक इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। शाबाश। 16 पॉइंट पर चले जाइए, और ये बहुत ही जबरदस्त भाई साहब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आप ये मान के चलिए क्वेश्चन आ ही जाएगा, बचने की कोई उम्मीद इस क्वेश्चन की मुझे नहीं दिखाई दे रही है। इसे कहते क्या हैं आप बताना? ठीक है, इसे कहते क्या हैं आप बताना? n अपॉन डेल्टा पीएच। ये किसके बराबर होती है? क्वेश्चन मार्क है। ये फार्मूला क्या बता रहा है आपको? बताइए फटाफट, ये फार्मूला क्या बता रहा है आपको? बताएं। बफर कैपेसिटी, वेरी गुड, शाबाश। ये आपको बफर कैपेसिटी के बारे में जानकारी दे रहा है। ये क्वेश्चन आ चुका है, बफर कैपेसिटी की जानकारी आपको दे रहा है। शाबाश, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ये बताइए
कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये क्वेश्चन भी संभावित है, बताएंगे ये किसके लिए है। ये फार्मूला यानी कि अगर मैं कहूं H इज इक्वल टू अंडर रूट के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू कंसंट्रेशन, ये किसके लिए आएगा? ये वीक एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, किसके लिए आएगा बताइएगा? ये किसके लिए फार्मूला जनरेट हुआ है? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट होता है ये, सॉरी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होती है, और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस किसके लिए है ये बताएं। ऐसे ही बताइए, ऑप्शन दूंगा तो बता देंगे आप, ऑप्शन नहीं दूंगा इस बार। जी, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का है, बिल्कुल सही है। ये आपका वीक एसिड, जब भी नीचे के ए आए समझ लो वीक एसिड है, और उसके साथ में रहा होगा स्ट्रॉन्ग बेस। बहुत सुंदर, शाबाश, वेरी गुड। और अगर मान लो मैं फार्मूले को थोड़ा सा चेंज कर दूं यहां पर, अगर मैं कहूं दोनों की बात कर दूंगा, यानी दोनों अगर नीचे आ जाएं के डब्ल्यू और नीचे आ जाए आपका के ए के बी, तो आप बता देंगे किसका फार्मूला है? ये तो बताइए किसका है ये फार्मूला। जी, जो वैल्यू नीचे दे रखी है बस वो समझ लो वही वीक है, बाकी सब ताकतवर है। ये दोनों वैल्यू नीचे दे रखी है तो मतलब वीक एसिड भी है और साथ में वीक बेस भी है। यही अगर मैं आपसे 19 वाला कर दूं कि ऐसे याद करोगे ना तो याद हो जाएंगी। के डब्ल्यू ऊपर ले लेता हूं, नीचे के बी इंटू सी ले लेता हूं। अब बताओ क्या है? के बी इंटू सी ले लेता हूं, बताइए क्या है? अब नीचे वीक बेस वीक हो गया तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया और आपका वीक बेस हो गया। तो ये भैया फार्मूले जरूर सब याद करिएगा। 2015 के पीजीटी में ये वाला आ चुके हैं, ये 15, 10 सब में आ चुके हैं, ये जरूर याद कर लेना। ठीक है भाई, देखो मैं केवल इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, फालतू बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। उम्मीद कर रहे होंगे कि आपको मेरी बातें इस समय लग रही होंगी नहीं अनुज सर केवल जरूरत की बात ही कर रहे हैं, फालतू नहीं कर रहे हैं। इसमें से आपको हार्ड, जैसे मैं लिख दे रहा हूं यहां पर एग्जाम्पल कुछ दे रहा हूं, HCH3COO नेगेटिव का एग्जाम्पल दे रहा हूं, PO4 ट्राई नेगेटिव का एग्जाम्पल दे रहा हूं। ठीक है, इसी तरीके से आपको Br नेगेटिव का एग्जाम्पल दे रहा हूं, और N2 का एग्जाम्पल दे रहा हूं, और आपको NO2 का एग्जाम्पल दे रहा हूं। फिर आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं यहां पर बेंजीन का C6H6 का, इथीन गैस का दे रहा हूं C2H4 का, और कार्बन मोनोऑक्साइड का। इसमें से बताना है कौन हार्ड बेस है, कौन बॉर्डरलाइन बेस है, कौन सॉफ्ट बेस है। हार्ड बेस कौन सा है? जी, हार्ड बेस कौन सा है, बॉर्डरलाइन बेस कौन सा है, और सॉफ्ट बेस कौन सा है? ये इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। जी, ये ए वाले जो हैं ये आपके हार्ड बेस हैं, ए वाले जो हैं वो आपके हार्ड बेस हैं, बी वाले जो हैं वो आपके बॉर्डर लाइन हैं, बी वाले ये वाले Br नेगेटिव वाले ये बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन है, और सी वाले जो हैं वो सॉफ्ट है। ठीक, याद करिएगा, याद नहीं है आपको, याद करिएगा, याद नहीं है। ठीक है, अब ये बताइएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है, इनको याद कर लीजिएगा, पढ़िएगा। आपने अगर सब चीज कायदे से पढ़ी होगी तो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, याद रखिएगा इसको, खतरनाक क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अगर एक रिएक्शन में आपको दे दूं Ag पॉजिटिव प्लस 2I नेगेटिव, एरो लगाइए और बना दीजिए AgI2, तो यहां बताइए सॉफ्ट एसिड, सॉफ्ट बेस और
आगे क्या है, कौन इसमें सॉफ्ट एसिड है, कौन सॉफ्ट बेस है? सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस बताइए फटाफट। ये आपका सॉफ्ट एसिड है, सॉफ्ट एसिड ये है, सॉफ्ट बेस ये है, स्टेबल ये है, स्टेबल कंपाउंड ये है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया? चलिए एक जादू दिखाऊं आपको, एक जादू दिखाऊं आपको। क्वेश्चन नंबर 22 पर जादू देखते हैं। देखो, पीएच की रेंज अगर चलती है, पीएच की रेंज चलती है 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छंगे 12, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 2 छंगे 12। याद आया? ठीक है। इसके बाद अगर मैं कलर की बात करता हूं, अगर पीएच रेंज ये चल रही, तो कलर की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो कलर याद रखना, यहां से आर, आर का मतलब समझते होगे, यहां से ओ, ओ का मतलब समझते होगे, यहां पर वाई रॉय हो गया, रॉय याद आया, रॉय, रॉय याद आया, जी, रॉय जी याद आ गया, रॉय जी, पी, पी, रॉय जी का बीपी बढ़ गया। ठीक है, रॉय जी का बीपी बढ़ गया, रॉय जी का बीपी बढ़ गया जब उन्होंने पहाड़ा ये सुना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 2 छंगे 12। ठीक है, याद रखना यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात यहां पर हो रही है। ठीक है, चलिए शाबाश, वेरी गुड, बहुत ही धमाकेदार आपने जवाब दिए हैं। अब आप इसके बाद हमें बताइए, धमाका परसों भी चलेगा, 25 को टेस्ट है ना फिजिकल केमिस्ट्री का, कल आपका फुल टेस्ट है 8 से 10, याद रखिएगा। 8 से 10 आपका कल फुल टेस्ट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन, बहुत सारे लोग टेस्ट नहीं दे रहे हैं, H2S2O8, H2SO5, बताइए दोनों में कितनी है? और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, हाँ फुल सिलेबस आएगा कल, कल फुल सिलेबस, फिर ऑर्गेनिक आएगी, कल फुल सिलेबस है, छोड़ेगा सब में से 2 2 4 4 5 5 क्वेश्चन। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO5, कल फुल सिलेबस का टेस्ट है, जबरदस्त। यहां पर प्लस की 6, प्लस की 6, प्लस की 6, नहीं टेस्ट प्लान चेंज नहीं हुआ है भाई, टेस्ट के ऊपर देखिए, कल फुल सिलेबस लगा हुआ है, आप देखिए 22 मई को, जगमोहन जी कोई प्लान में चेंज नहीं है, मैंने इसलिए पीडीएफ दोबारा डलवाई है आज, कोई टेस्ट में प्लान में चेंज नहीं है। देखिए आप, कल पूरी फिजिकल का नहीं, कल 25 तारीख कहाँ है, अभी मैंने आज ही डलवाया है, लग रहा है आंखों में कमजोरी आ गई आपके।
25 मई को फिजिकल का है और कल फुल टेस्ट है। देखिए मैंने डलवाया है, आज ही पीडीएफ मैंने भेजवाई है। पीडीएफ खोल के देखिए दोबारा एक बार। फनल टेस्ट भी लगा हुआ है फुल टेस्ट। बाईस मई को है। देखिए फनल 7 होना चाहिए, फनल 6 लिख गया, उसे इंप्रूव कर लीजिए, बस इतना ही है। ठीक, चलिए ये बताइए कि अगर मैं आपसे कहूं कि सिंपल सी बात यह है कि HNO3 HNO2 और एक मैं ले लेता हूं HNO2, एक मैं ले लेता हूं HNO3 और एक ले लेता हूं H2S, इनमें से कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग है, कौन दोनों है, इतना बताइए। विच वन इज रिड्यूसिंग, विच वन इज ऑक्सीडाइजिंग, विच वन इज बोथ? कौन दोनों की तरह काम करता है, कौन ऑक्सीडाइजिंग है, कौन रिड्यूसिंग है, कौन दोनों की तरह काम करता है? ये बोथ है। HNO2 दोनों की तरह काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग प्लस रिड्यूसिंग। HNO3 ओनली ऑक्सीडाइजिंग है ना, क्वेश्चन बढ़िया। और ये केवल रिड्यूसिंग हो जाता है, ओनली रिड्यूसिंग। ठीक है, समझ में आ रहा है? सॉल्ट ब्रिज में क्या हम लोग भरते हैं बताएंगे? सॉल्ट ब्रिज कंटेन्स, सॉल्ट ब्रिज में क्या भरते हैं? बाकी तो सब आता ही है, बताइए। ए ऑप्शन चलो कोई बात नहीं, ए ऑप्शन K2SO4, बी ऑप्शन KNO3, सी ऑप्शन KCl, डी ऑप्शन ऑल। यहां पर ऑल आएगा, ये सभी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हैं, इसीलिए इनको प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, ये बताइए अगर हम लोगों को इस फार्मूले की जरूरत पड़े, 26वां बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पर। एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो हम लोग फार्मूला क्या लगा सकते हैं इसमें इक्विलिब्रियम पर? अगर हम लोग कंडीशन लगाएं तो ये फार्मूला कौन सा सही होगा? ये वाला पेपर में आ सकता है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग के सी, ये फार्मूला लगेगा इक्विलिब्रियम पर। या फिर दूसरा फार्मूला आता है लॉग के सी इज इक्वल टू एन ई नॉट सेल, एन ई नॉट सेल अपॉन में आ जाता है आपका 0.0591। इन दोनों में लगेगा या दोनों सही है या गलत है? डॉक्टर नीरज जी, आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा, H2S2O8 इज कॉल्ड मार्शल एसिड। आपने बहुत देर में जवाब पूछा, मार्शल एसिड, जब पूरी बारात निकल गई कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 आ रही है। सर नहीं, आपने +7 नहीं होगा। देखिए इसमें परऑक्साइड बॉन्डिंग शायद आपने भूल गए हैं, याद करिए, ये परऑक्साइड बॉन्डिंग होती है।
परऑक्साइड बॉन्डिंग होती है। ठीक है, ये -2, ये -2, ये -2, -1, -1, -2, -2, -2 और ये +1 और ये +1। अब निकाल दीजिए x कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं सल्फर, तो 2x + 2 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन यहाँ पर माइनस वाले 2, 2 4, 2 6, 2 8, 10, 2 12, माइनस वाले 12 हो गया है ऑक्सीजन, माइनस वाले 12 हो गए और -1 वाले 2 हो गए, तो यहाँ पर -2 हो गए, = 0। ये और ये कैंसिल कर दीजिए, x = +6 आ गया। समझ गए? दोनों ही फार्मूला सही है, शाबाश, वेरी गुड। दोनों ही राइट है, बिल्कुल 100% राइट है। ठीक है, सही रिवीजन चल रहा है एकदम। अगर एक चीज आपसे पूछी जाए, बताइएगा, बहुत ही जरूरी है, क्या ये फार्मूला भी आपने पढ़ा है? ये फार्मूला भी जबरदस्त फार्मूला है, 27th वाला, ΔG/ΔH = NF ई सेल अपॉन में आ जाता है ΔH। ठीक है, माइनस साइन के साथ। ये एक्चुअल में बताता क्या है? ये क्या बताता है? व्हाट इज दिस? ये क्या बताता है? जी बताइए। रिएजेंट का टेस्ट अभी बना रहा हूं, 1-2 दिन में बन जाएगा तो लगाऊंगा, आपको बीच में ही डालूंगा किसी समय। थर्मोडायनेमिक इफिशियंसी ऑफ द फ्यूल सेल बताता है, बिल्कुल सही है। ये बताता है थर्मोडायनेमिक इफिशियंसी ऑफ फ्यूल सेल। बहुत ही शानदार क्लास है भाई साहब, इसमें से उम्मीद लग रही है कि क्वेश्चन मिल जाना चाहिए। इसमें से उम्मीद लग रही क्वेश्चन आपको मिलेगा, 100% मिलेगा, और उम्मीद करते हैं कि बेहतर क्वेश्चन मिलेगा, बेहतर क्वेश्चन मिलेगा। एक मैं यहाँ पर आपका कॉलम ए लिख रहा हूँ और यहाँ कॉलम बी, इसमें से भी एक क्वेश्चन मिलेगा। मुझे उम्मीद पूरी है और अपनी सरस्वती माँ पे पूरा भरोसा है कि आपको जितना पढ़ा रहा हूँ सब मिलेगा, मतलब इनमें से ही मिलेगा। ड्राई सेल कॉलम ए में, कॉलम बी में मरकरी, ए में ही मरकरी सेल, तीसरा लेड स्टोरेज बैटरी, चौथा निकैड सेल, पांचवा H2O2 फ्यूल सेल। ऑप्शन दे रहा हूं यहां पर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कंसंट्रेटेड ए ऑप्शन दे रहा हूं, कंसंट्रेटेड KOH। यहां पर बी ऑप्शन दे रहा हूं KOH सॉल्यूशन केबल। सी ऑप्शन दे रहा हूं H2SO4 38%, और डी ऑप्शन दे रहा हूं आपको HgO+KOH, और ई ऑप्शन दे रहा हूं आपको MnO2 और कार्बन साथ में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। कैसे सेट करेंगे बताइए आप? पहले ए का बताइए, क्या बताएंगे आप? एक ऑप्शन क्या बताएंगे? 1 2 3 4 5। चलिए ऑप्शन बताइए। ए का डी, ए का ई, चलिए एक एक बताइए। ए का ई हो गया, टू का बताइए। अब टू का बताइए। टू का डी, ठीक, टू का डी हो गया।
3 का बताइए, 3 का सी हो गया, ठीक शाबाश। 4 का बताइए, 4 का बताइए, 4 का बताइए, 4 का ए नहीं, 4 का बी है, 4 का बी है। 5 का बताइए, ए है, ये होगा, ठीक है ना? बढ़िया क्वेश्चन, मजा आया, कुछ आनंदित हुए? ट्वेंटी नाइन्थ क्वेश्चन, ऐसे ही तैयारी इसी ढंग से करिए आप लोग। 29th में आपको बताना है यूनिट ऑफ मोलर। अब मैंने पढ़ाना नहीं, अब मैंने इनको कढ़ाना शुरू कर दिया है। मोलर ऑफ, यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी मतलब मोलर कंडक्टेंस लैम्डा एम की बात कर रहा हूं, ठीक है? मोलर कंडक्टेंस लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मोलर कंडक्टिविटी की जगह मोलर कंडक्टेंस लिखो, मुझे लगता है ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मोलर कंडक्टेंस लैम्डा एम इज इक्वल टू, बताइए, कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी, यही होता है ना? बताइए, यही होता है? रॉन्ग है, राइट है? इतना बताइए, रॉन्ग है कि राइट है? इसकी यूनिट क्या आएगी, यूनिट बताइए। राइट है, यूनिट बताइए बच्चा इसी बात पर। ओम इनवर्स सेंटीमीटर -2 यही होता है, और मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर होता है क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ना? क्या हुआ? चलो जाओ, सो जाओ, लेटो, चल के हमारा ठीक। मुझे ले जाना ना, ठीक, 10-11 बजे। हाँ हाँ, कल नहीं परसों, यदि कल आ जाना, परसों। लड्डू पर डाले रहते हैं। चलो ठीक, देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, यूनिट ऑफ, अगर यहीं पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछे तब, यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, लैम्डा इक्यू इज इक्वल टू, बताओ भैया, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो जाता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू 1000, वही कप्पा अपॉन यहाँ पर नॉर्मेलिटी हो जाता है। इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट में कोई फर्क नहीं आएगा, केवल सब कुछ वही रहेगा, मोल की जगह इक्विवेलेंट आ जाता है ना। तो यहाँ पर ओम इनवर्स, यहाँ पर आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, और इक्विवेलेंट हो जाता है माइनस, यही होगा ना केवल, है यही होता है। चलिए शाबाश, वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक। एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए, आपको बहुत काम आएगा, मनोपाध्याय जी, आपको बहुत काम आएगा। 31 पॉइंट है, मैं आपको नोट करवा देता हूं। कंडक्टेंस इंक्रीज करती है, कंडक्टेंस इंक्रीज करती है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज करती है, ठीक है, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस
इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज करती हैं। और एक और बची कौन सी, मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस ये भी इंक्रीज करती हैं। कब, डाइल्यूशन पर। इतना याद कर लो, मजा आ जाएगा। बिल्कुल टर्मिनोलॉजी से पढ़ो, टर्मिनोलॉजी से पढ़ो, दीवाने हो जाओगे। और अगर रटोगे, लाइनें पढ़ोगे तो जिंदगी झंड फिराऊं घमंड। समझ गए बात। हाँ, पढ़ के जाना बिल्कुल मस्ती के साथ में है। शाबाश, बहुत सुंदर। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आप पढ़िए। और इसके बाद अब हम आपको कल टेस्ट दीजिए, परसों फिर मुलाकात करेंगे आपसे इसी के आगे। थर्मोडायनेमिक्स के फार्मूले बताएंगे, कुछ और भी इंपॉर्टेंट मतलब फिजिकल की जो मेन मेन बातें हैं, फेज और रूल पे फार्मूले बताएंगे परसों आपको। लेकिन आप जब तक रिवाइज करिए और कल की टेस्ट की तैयारी करिए। कल बढ़िया टेस्ट दीजिए, 8 बजे से 10 बजे के बीच में। क्वेश्चन सब हमारे ही होंगे, कोई नए नहीं होंगे। बहुत जबरदस्त, हर टॉपिक से 2-2, 4-4, 5-5, 125 नंबर का टेस्ट होगा। 125 क्वेश्चन का, सॉरी 125 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, 425 नंबर होंगे। जो बच्चा 350 की करिए, नहीं करिए आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको आ गए हो तो दोबारा मत करिए, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है दीपक जी, दोबारा मत करिए। लेकिन अगर एक बार आपको आ गए हो तो ठीक है। तो आप लोग जो हैं इनको बढ़िया से रिवाइज कर लीजिए। फिर आपसे मुलाकात कल टेस्ट के साथ होगी 8 से 10 के बीच में। अपना टारगेट बनाइए 350। टारगेट क्या होना चाहिए, 350 आउट ऑफ 4। इससे कम ना होने पाए, इससे कम ना होने पाए सिलेक्शन के लिए। ठीक है, ओके, गुड नाइट।